हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। आई होप कि आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। आपका डेट शीट भी लगभग आ ही गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th। मैक्सिमम बच्चे का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। हम एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन के बारे में जिक्र करेंगे, ऐसा बात करेंगे जिसमें कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का शॉर्ट्स रिवीजन आपके पास हो जाए, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाए और बहुत तरीके का जो कंफ्यूजन आपके साथ लगातार चल रहा है इस चैप्टर को लेके, जितना आप लोग के पास हेजिटेशन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन पे। तो आप लगातार बने रहेंगे और जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस सारे टॉपिक को लिखते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ये चैप्टर है जिसमें जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे, चैप्टर्स का क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका एक खूबसूरत सा चैप्टर है। ठीक है, ये आपका चैप्टर क्लास 10th का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हमारा जो बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है, बेसिक लेक्चर का मतलब कि हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता हुआ जाएगा। ये एक दूसरे तरीके का वीडियो बनने जा रहा है, कहने का मतलब कि हर कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारा है लेकिन आपको एक सही तरीका मिलना चाहिए जिसके चलते आपके माइंड में चीजें सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें जो पहला टॉपिक लेंगे, सबसे पहले मैग्नेट कहते किसको है। आइए सबसे पहला टर्म हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के लिए। तो अगर हम लोग मैग्नेट का बात करेंगे तो मैग्नेट जो होता है एक प्रकार का मटेरियल होता है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट के बने हुए सबस्टांस या मटेरियल को अट्रैक्ट करने की क्षमता को रखता है। तो सबसे सिंपल सा चीज, मैग्नेट आप किसको बोलोगे? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इट इज अ मटेरियल, इट इज ए मटेरियल, ये एक प्रकार का मटेरियल है। इट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट दोज सबस्टांस, which attract those substance which are made up of किससे किससे? तो which are made up of iron, निकेल और कोबाल्ट। आयरन, निकेल और कोबाल्ट। हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि मैग्नेट जो है वो एक प्रकार का मटेरियल है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, एक प्रकार का सबस्टांस है जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, उस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है जो या तो आयरन का बना हो, या तो निकेल का बना हो, या कोबाल्ट का बना हो। क्लियर हो गया? सबसे पहले मैग्नेट का टर्म डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेट आर दोज सबस्टांस या मैग्नेट आर दोज मटेरियल विच अट्रैक्ट दो सबस्टांस विच आर मेड अप ऑफ आयरन, निकेल और कोबाल्ट। मैग्नेट एक प्रकार का मटेरियल है, सबस्टांस है और वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगा जो आयरन का, निकेल का और कोबाल्ट का बना हुआ होगा। ठीक है, पहली बात है। दूसरा चीज, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेट क्या होता है? तो यहां पे हम लोग जानते हैं इट कंसिस्ट टू पोल। इसके पास, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और एक को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के पास बेसिकली दो पोल होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल और एक को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेट के बारे में देखेंगे तो ये एक बार मैग्नेट हुआ जिसके पास ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका? साउथ पोल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं तो मैग्नेट जो होता है वो कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो कि कभी भी आप मैग्नेट में या तो सिर्फ नॉर्थ पोल या तो सिर्फ आप साउथ पोल नहीं देख सकते हैं। यानी यहाँ पे एक लाइन और बोल सकते हैं हम लोग, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल फॉर्म। यानी ये कभी भी सिंगल पोल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आप छोटा सा छोटा, अगर आप इस मैग्नेट को कचूमर भी निकाल दोगे, तोड़ भी दोगे, छोटे छोटे पीस में भी बांट दोगे, तो उसमें भी दो पोल की एक्टिविटी आ जाएंगी, उनमें भी दो पोल की रिएक्टिविटी आ जाएंगी, उनमें भी नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कभी भी मैग्नेट जो होता है वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल फॉर्म। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको एक लाइन यहां पे पता है कि सेम पोल, क्या पता है, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। सेम पोल जो होता है वो रिपेल करता है। जैसे सेम पोल रिपेल कैसे करेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और इसी के सामने यहाँ पे अगर हम लोग साउथ पोल ला दिए और यहाँ पे नॉर्थ पोल ला दिए, तो ये दोनों सेम पोल ना हो गया। तो जैसे ये दोनों सेम पोल हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सेम पोल का मतलब, अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्थ और यहाँ पे साउथ ला दिए, यहाँ पे भी अगर हम लोग नॉर्थ और यहाँ पे साउथ ला दिए, तो ये तो हमारा सेम पोल हो गया। तो इस केस में भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी सेम पोल जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अपोजिट पोल जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका उल्टा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अपोजिट पोल, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी अपोजिट पोल जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ। तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा भाई, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका उल्टा फॉर्म बना लिए, यहाँ पे साउथ बना लिए, यहाँ पे नॉर्थ बना लिए, ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपोजिटली अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, और यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर आप लोग को हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये एक दूसरे को यहाँ पे आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको बताया है कि सेम पोल जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अपोजिट पोल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या क्या सीखे। अभी सिंपली बताया कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, उसके बाद कभी भी मैग्नेट जो होता है वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद बताया कि सेम पोल रिपेल करता है, जबकि अपोजिट पोल जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहां तक हम लोग जिक्र किए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अगला जो टॉपिक आने जा रहा है, अगले टॉपिक को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। आइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इस टॉपिक को समझते हैं मिलके। आइए इस टॉपिक को हम लोग पहले खत्म करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपको एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये सारी चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो जहां पे डायरेक्शन का इंडिकेशन हुआ वहां पे तो एक लाइन पता है ना भाई कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो भाई आपसे कोई पूछेगा कि इस वेक्टर का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो वेक्टर का मतलब होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज उसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वेक्टर का साइन है ये आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है ना वो आपको बताता है मैग्नीट्यूड, और एरो जो है ना वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लाइन का क्वेश्चन यहां से आपका आता है
ठीक है, क्या आता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला, यानी कैपिटल टी से इसके यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग सारी चीजें फालतू सीख लिए, यानी फालतू का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या होता है ये सीख लिए, लेकिन मेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में तो जानना होगा। तो आइए अब सीखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहते किसको है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले फील लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चीजों को समझिए। आपके पास मान लीजिए एक मैग्नेट है, आपके पास मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका क्या हो गया भाई, साउथ पोल हो गया। तो जब मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मान लो कि अगर हम नॉर्थ पोल इसके सामने लाते हैं, जैसे सिंपल सा चीज आप इसको समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल इसके सामने लाते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, हालांकि इसके पास नॉर्थ भी है इसके पास साउथ भी है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे कि नॉर्थ पोल जब इसके सामने लाते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों सेम हुआ। तो जब नॉर्थ नॉर्थ दोनों सेम हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, जब ये नॉर्थ नॉर्थ सेम हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इससे दूर भागेगा, ये जो है वो इससे क्या करेगा, दूर भागेगा। ठीक है, अगला जब हम यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे ले लेंगे तो ये भी नॉर्थ इससे क्या करेगा, तो ये इससे दूर भागेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इससे दूर भागेगा और यहाँ पे जब हम लोग नॉर्थ पोल ले लेते हैं और यहाँ पे आपका साउथ रहता है तो ये इसकी ओर जाएगा। यानी आपको एक चीज लग रहा होगा कि नॉर्थ पे अगर नॉर्थ आ रहा है तो ये एक दूसरे से दूर भागते जा रहा है और ये उधर की ओर जा रहा है जिधर की ओर साउथ है। यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छोटा सा बात हिट कर रहा होगा कि जरूर ये ऐसा काम कर रहा है, जरूर ये ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, यानी मैग्नेट के बाहर में अगर हम लोग देखेंगे, मैग्नेट के बाहर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या करेगा, नॉर्थ से निकलेगा और ये कहां जाएगा, साउथ में जाएगा। अगर हम लोग मैग्नेट के बाहर में देखेंगे तो ये नॉर्थ से निकलेगा, कहां जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बना रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाने का काम कर रहा है। अगर हम सेम कहानी यहाँ पे भी अगर नॉर्थ पोल देखते हैं तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इससे इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा। अगर हम लोग नॉर्थ पोल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये इससे दूर भागेगा। अगर हम लोग नॉर्थ पोल यहाँ पे रखते हैं तो ये इसकी ओर जाएगा। यानी यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये ऐसा कुछ चीज को बना रहा है कि जो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड को समझना होगा तो आप यहाँ पे सिंपली एक चीज समझना। ठीक है, क्या आप चीज को समझना कि आपके पास मान लो कि एक मैग्नेट है जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम लोग दूसरे मैग्नेट को इसकी ओर लाएंगे, अगर सेम पोल लाएंगे तो रिपेल करेगा, अपोजिट पोल लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट को पहले यहाँ पे रखे, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए। तो मान लो कि जैसे ही यहाँ पे ला रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ना कि इस पॉइंट के अंदर लेके जा रहे हैं तो रिपेल कर ले रहा है या अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इससे अगर हल्का सा भी दूर लेके जा रहा है, ना तो वो रिपेल कर रहा है ना तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा बाउंड्री हो गया, ये एक ऐसा बाउंड्री हो गया जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाहर अगर जाएंगे तो ना तो वो अट्रैक्ट कर रहा है ना तो वो रिपेल कर रहा है। तो ये जो एरिया आपके सामने बन के दिखाई दिया, ये जो एरिया आपके सामने बन के दिखाई दिया, इसी एरिया को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके अंदर अगर मैग्नेट को कहीं पे रखेंगे, एनीवेयर मैग्नेट कैन प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड दैट कैन रिपेल और अट्रैक्ट। ठीक है, अगर हम लोग मैग्नेट को इस एरिया के अंदर कहीं पे रख देंगे तो वो मैग्नेट या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, डिपेंड ऑन इट्स पोल। अगर सेम पोल रहेगा तो यहाँ पे रिपेल, अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट। लेकिन अगर इस एरिया के बाहर यहाँ पे भी रखेंगे मैग्नेट तो इसका नॉर्थ या साउथ कुछ पोल भी रखेंगे, ना तो वो अट्रैक्ट करेगा ना तो वो रिपेल करेगा। तो ये जो एरिया आपके सामने बन के दिखाई दिया दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड।
तो आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसको कहेंगे, तो क्या बोलोगे, द स्पेस around a magnet, where magnetic force of attraction, or repulsion, where magnetic force of attraction or repulsion can be influenced or felt, is called magnetic field, ठीक है। आपको क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेलिंग की है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मेन आपको डिफिनीशन दी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको सिखा है कि द स्पेस, यानी वैसा स्पेस जो मैग्नेट के चारों ओर हो, तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स, यानी एक मैग्नेट को जब फोर्स लगाता है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग महसूस कर सके, उसी को हम लोग बोल बैठते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सबको क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी इन्फ्लुएंस और फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गया कि अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है वो कहां से कहां क्यों निकल रहा है, अभी आपको समझा कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन always travel from north to south, but inside the magnet it always travel from south to north। अगर हम लोग मैग्नेट के बाहर में देखेंगे तो मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड लाइन निकलता है वो नॉर्थ से साउथ निकलता है, और मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ निकलता है, और ये हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। यानी यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। जिसका क्या नाम है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेंगे, उसके बाद हम लोग हेंस क्रिश्चियन और स्टेट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मैक्सवेल देखेंगे, और 4-5 टॉपिक है आपका, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बार के बोर्ड में कुछ पोर्शन को काट रखा भी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहले आप अच्छे से एक मैग्नेट को बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मैग्नेट हो गया, एकदम अच्छे से समझो, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। पता है कि कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ साउथ पोल होगा या सिर्फ उसके पास नॉर्थ पोल होगा कभी भी तो दोनों पोल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेट हो गया। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो, इट इज डाइपोलर इन नेचर। डाइपोलर इन नेचर का मतलब यहाँ पे इसके पास डाइपोल 2 पोल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है वो नॉर्थ से निकल के कहा जाता है साउथ की ओर, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर, नॉर्थ से निकल के कहा की ओर, साउथ। कभी भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ से निकल के कहा की ओर जाता है, साउथ की ओर जाता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया, यानी नॉर्थ से निकल रहा है और ये साउथ में एंट्री कर रहा है। नॉर्थ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये साउथ में जाके क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई मेरे यहाँ पे, तो आपसे अगर कोई सेकंड पॉइंट पूछेगा तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, यानी इन आउटसाइड द मैग्नेट, इन outside the magnet, in outside the magnet, it always travel from north to south in a imaginary closed path। क्लियर हुआ भाई मेरे आपको,
क्या बताया कि अगर हम लोग मैग्नेट के आउटसाइड में देखेंगे तो ये हमेशा ट्रेवल करेगा नॉर्थ से साउथ की ओर, और किस में, इमेजिनरी क्लोज पाथ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, लेकिन वो डॉटेड होता है, उसका पाथ फिक्स नहीं होता। अगर हम लोग मैग्नेट को चेंज करेंगे तो उसका पाथ भी क्या होगा, चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम लोग थर्ड बात करेंगे तो इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet it always travel from south to north in a straight line path। ठीक है, क्या बात है आपको कि अगर मैग्नेट की हम लोग आउटसाइड में बात करेंगे तो ये हमेशा ट्रेवल करेगा नॉर्थ से साउथ क्लोज्ड पाथ में, और अगर हम लोग मैग्नेट के इस साइड में बात करेंगे तो ये ट्रेवल करेगा साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ किसमें, स्ट्रेट लाइन पाथ में। तीसरा आप बोल सकते हैं इन ए पोल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। यानी अगर कोई पूछेगा कि इसके द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा, तो देखो पोल पे ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रहा है, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो मैग्नेट का खींचने का कैपेसिटी होगा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है। तो जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चौथा पॉइंट पूछे तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इन ए फार फ्रॉम ए मैग्नेट, यानी मैग्नेट से अगर हम लोग दूर बोलेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा, वहां पे जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, मिनिमम। यानी मैग्नेट के पास फील्ड लाइन ज्यादा होता है तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और वो मजबूती से खींचेगा। देख रहा, कभी मैग्नेट को देखते हो ना, तो अगर दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो तो इधर उधर नहीं खींचता, या तो इस पोर्शन पे आके चिपकेगा या तो इस पोर्शन पे आके चिपकेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलता है। और मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो उसका जो फील्ड का इफेक्ट होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और पॉइंट का, तो यहाँ पे चौथा लिख देते हैं। यहाँ पे चौथा क्या बता रहे हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे आपको क्या बताया कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सिंपल सा चीज समझो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे बहुत सारा डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि एक पॉइंट का बहुत सारा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो 1 2 हुआ ना डायरेक्शन, ये तो इसका कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी एक पॉइंट का बहुत सारा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा पॉइंट है। अगर आप इसमें पांचवा पॉइंट लोगे तो इसके आप बीच वाले पोर्शन पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म हो गया है। देखो हो गया ना। अगर आप इसके बीच में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में हो गया। तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हो कि अगर हम लोग मैग्नेट के बीच वाली स्थिति को देखेंगे, इक्वेटोरियल वाले पोजीशन को देखेंगे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन में है। कुछ समय के लिए वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म है। कुछ समय के लिए वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म है। तो अभी हम लोग का खत्म हुआ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपास नीडल। और सबको पहले एक चीज पता है, पहले एक चीज यहाँ पे जान लो। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल के बारे में पहले सीख लो। मैग्नेटिक कंपास नीडल, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में।
ठीक है, देखिए मैग्नेटिक कंपास नीडल के बारे में आप बस एक सिंपल सा चीज यहां पे याद रख लो कि अगर आपके पास सबसे पहले ये आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म है, यानी जो भी कंपास होता है, ठीक है, ये आपको मैग्नेट का ही बना होता है। ये किसका बना होता है? मैग्नेट का ही बना होता है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, यानी ये ग्लास के अंदर होता है, ठीक है। ये जो होता है वो किसके अंदर होता है? ग्लास के अंदर होता है, ठीक है। और ये आपका है कंपास नीडल, यानी सबसे पहले आपको क्या बताएं कि ये जो नीडल है, ये जो आप नीडल देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। ये जो बना होता है वो किसका बना होता है? मैग्नेट का। अगर आप कंपास नीडल को देखोगे, तो उसमें आपको क्या बताया कि ये जो दो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये बर्फी जैसा होता है। ये जो नीडल होता है वो मैग्नेट का बना होता है और ये ग्लास के अंदर होता है। सिंपल सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखना, कैसे पता चलेगा कि वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बाबू सुनो सभी लोग, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, अगर आपको किसी भी मैग्नेट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, तो आप सिंपल सा चीज एक काम क्या करो कि वहां पे कंपास नीडल को रख दो। अगर कंपास नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वही आपका डायरेक्शन होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना होगा, तो जिधर नॉर्थ पोल कंपास नीडल का डिफ्लेक्ट करेगा। अभी आपको क्या बताया? जिधर नॉर्थ पोल कंपास नीडल का डिफ्लेक्ट करेगा, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ये सबसे रामबाण है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है, कि किधर उसका डायरेक्शन है, किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले कंपास नीडल को रख देना और जिधर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर रहा है, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास एक क्या है? हम लोग के पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एक हम लोग के पास मैग्नेट है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका डायरेक्शन एक्चुअली में क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अभी आपको बताएं कि इसके ऊपर या इसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पे कंपास नीडल को बना दे रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल को जैसे हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका नॉर्थ हो गया और इसका साउथ हो गया, तो नॉर्थ इससे क्या भागेगा? दूर भागेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक मैग्नेट को बना देते, सॉरी कंपास नीडल को बना रहे हैं, और ये इसका और ये इसका, ठीक है, ये इसका मान लो कि नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो ये साउथ और नॉर्थ इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। यानी लग रहा है ना कि ये धीरे धीरे ऐसे ये बन रहा है, ठीक है। तो ये जहां पे नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता है, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन से ही आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? चलिए अब आइए एक इंपॉर्टेंट घटना की ओर। यहां तक अगर आपको क्लियर है तब फिर आप समझने लायक हो। यानी ये सबसे पहले आपको बेसिक पोर्शन बताया, सबसे पहले बेसिक पोर्शन आप यहाँ पे देख लो, और इस बेसिक पोर्शन के बाद अब हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को हमको समझना होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं HC ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, HC ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ये हुआ था कब? 1820 ईस्वी में, ठीक है। ये कंडीशन को याद रखना। अभी हम क्या क्या बात बोले?
अभी हम 2 बात बोले, दोनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो 1820 ईस्वी में किया गया था, और उसमें बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड हो रहा है, तो उससे आपका मैग्नेटिज प्रोड्यूस हो जा रहा है। उससे आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। एकदम ध्यान से समझना, और ये प्रैक्टिकल आप लोग कर भी सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जरूर एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसी बात को साइंटिस्ट लोग सीरियस मान लिया और बहुत सारा इस पे फेनोमेनन पुटअप कर दिया। ठीक है, 12th में तो लगभग 4-5 चैप्टर, 6 चैप्टर इस पे आधारित आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1820 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को पुटअप किया जो सन 1820 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने क्या किया कि बस एक करेंट कैरिंग कंडक्टर था, मतलब कोई एक वायर है और उस वायर में करेंट फ्लो कर रहा है। जब उस वायर में करेंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर, ठीक है, उसके कहीं एक साइड में मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया, और ये देखा कि कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करने लगा। कब? जब करंट फ्लो कर रहा है तब। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक नीडल आपका डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। यानी ये पता चल रहा है ना कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, यानी ये बिहेव कर रहा है मैग्नेट के जैसा, और मैग्नेट है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हैं किससे? तो अभी बताए कि उसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल के द्वारा हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल वगैरह। यानी सिंपल सा चीज आपको ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इसी घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका जस्ट उल्टा माइकल फैराडे बोल दिए थे कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा डीप में हम लोग को जाना पड़ेगा, उतना काम नहीं है 10th के लिए। आइए यहाँ पे हम लोग चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इस चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। यानी हम लोग इसका पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी वेन करेंट कैरिंग वायर, वेन करेंट कैरिंग wire is placed then it deflect by a magnetic compass needle। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे जो मैग्नेटिक कंपास है उसके द्वारा क्या हो जा रहा है? डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देन इट प्रूव द phenomenon of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी क्या बताएं कि जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, यानी सिंपली उसको रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन इट देन इट प्रोड्यूस्ड, देन इट यहाँ पे जोड़ देना, देन इट प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड by deflect a magnetic compass needle, then it proves the phenomenon of electromagnetism। क्लियर हो गया? आइए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो आपका सर्टेनली इससे पूछा जाएगा। देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले वायर लिए। अब ऐसा मत सोचना कि जो वायर है, देखते हो वायर के ऊपर कवर लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। ठीक है, और अगर कवर को हटा देंगे तो वो नग्न स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा करंट हो जाएगा और ऐसे डालेंगे तो करंट कम हो जाएगा। हम लोग इंसुलेटेड इसलिए करते हैं कि ताकि आप प्रोटेक्टिव रीजन में रहो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग करंट लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, करंट इज प्लेस्ड ओवर बाय कंपास।
यानी करंट जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो कंपास के ओवर, यानी कंपास इसके नीचे है और करंट आपका क्या है ऊपर, यानी नीचे तो हम लोग यहाँ पे बना नहीं पाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं ये पोर्शन, इसका मतलब कि इसके अंदर है, यानी करंट इज प्लेस्ड ओवर बाय कंपास। ठीक है, यानी करंट जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो कंपास के ओवर है, कंपास के ऊपर है वो, यानी यहाँ पे कंपास नीचे है और करंट आपका कहाँ है ऊपर है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जैसे ही ये कंपास है, ठीक है, तो कंपास जैसे ही, तो आपको तो ये तो पता है ना भाई मेरे कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है साउथ पोल है। अब जरा सोच के बताना, एकदम ध्यान से सोचना कि यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले स्टार्टिंग फेज को मान लो कि करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक नीडल जो था वो ऐसा था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो किया, जैसे ही करंट फ्लो किया तो नॉर्थ वाला इधर आ गया और साउथ वाला इधर आ गया। चीजों को समझो। अभी आपको हम बताएं कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक कंपास नीडल ऐसे ही था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो किया तो ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया, तो जब जैसे नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया तो साउथ पोल भी डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल आपका एक्सिस से इधर आ गया और साउथ पोल जो गया वो एक्सिस से इधर चला गया। पहले आपका ये सीधे था, इसके पीछे था, ठीक है, अब ये मूव कर गया। तो इसके लिए एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, SNOW, यानी इस केस में अगर डायरेक्शन आप देखोगे तो ये डायरेक्शन आपका ईस्ट हो जाएगा और ये जो डायरेक्शन है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। पढ़े हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो SNOW हमारा सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलना चाह रहा है तो इसको थोड़ा सा समझो। जब हम लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, जब हम लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो जो हम लोग ओवर द कंपास रखे, क्या रखे, ओवर द कंपास, जो हम लोग का ओवर द कंपास यहाँ पे है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है वेस्ट है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन हमारा वेस्ट आ गया। ठीक है, यानी स्नो याद रखना, साउथ से नॉर्थ ओवर बाय कंपास। ठीक है, तो ये आपका जो डायरेक्शन है वो क्या आ गया वेस्ट आ गया। देखो डायरेक्शन जो हमारा वेस्ट आ गया, स्नो से याद रखना। इसका उल्टा कर लो, इसका आप उल्टा कर लो, इसका आप उल्टा करने का मतलब क्या होगा, इसका आप उल्टा कर लो, जहां साउथ है वहां पे नॉर्थ कर लो, जहां पे नॉर्थ है वहां पे साउथ कर लो। एक बार पलटो, बस एक बार पलटो तो डायरेक्शन भी आपका पलट जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा ईस्ट नसोए। ठीक है, यानी साउथ से जब नॉर्थ जा रहे थे ओवर बाय द कंपास तो डायरेक्शन क्या था वेस्ट था। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ जाएंगे, अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो जो डायरेक्शन है ओवर द कंपास वो क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट यहां पे आपको पता चला। इसके अलावा भी आपको हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए अलावा कॉन्सेप्ट क्या है कि साउथ से नॉर्थ जाएंगे बिल्लो, साउथ से नॉर्थ जाएंगे बिल्लो, यानी ये इसके अंदर था, अब ये इसके कहा आ गया बाहर। ठीक है, वो चल गया अब अंदर। तो जब साउथ से नॉर्थ जाएंगे बिल्लो जाएंगे तो डायरेक्शन जो है हमारा वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, पलट जाएगा। और जब हम लोग उल्टा जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे बिल्लो जाएंगे तो डायरेक्शन हमारा वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा। जब एक चीज पलट रहा है, दोनों में से एक चीज पलट रहा है तो डायरेक्शन हमारा पलटेगा। जब दोनों पलट रहा है, देखो दोनों पलट रहा है, साउथ से नॉर्थ पलटा, नॉर्थ से साउथ पलटा, ओवर से बिलो पलटा, मतलब ये भी वाला पलटा और ये भी वाला पलटा, तो डायरेक्शन जो हमारा सेम हो जाएगा। एक बार पलटी खाएगा डायरेक्शन, एक बार पलटेगा, जब दो बार पलटी खाएगा तो डायरेक्शन हमारा सेम हो जाएगा। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे SNOW, ये एक और ये एक टर्म, तो SN था ओवर था तो वेस्ट था, अब ये एक बार पलटा, एस के बदले एन, एन के बदले एस, तो ये वेस्ट वाला ईस्ट हो गया। यहां पे देखो, यहां पे हम क्या बोले कि एस एन सेम था, एक बार पलटा, ओवर से बिलो हुआ तो वेस्ट से ईस्ट हो गया। यहाँ पे देखो दोनों पलट गया, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये एक पलटा, ओवर भी पलट गया, तो जहां पे दोनों पलटे का डायरेक्शन हमारा सेम हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना। पहले आप यहां तक कंप्लीट करो, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। आइए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देखो, सबको पता है ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, ये वाला मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये है। थंब जो होगा वो आपको डायरेक्शन होगा किसका, करेंट का, और ये जो कर्ल फिंगर होगा वो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो, जब करेंट कैरिंग वायर, यानी जब करेंट आपका, पहला चीज की मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो होगा वो स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वैलिड होगा। एक चीज पहले लिख लो, यहां पे पहले एक लाइन लिख लो, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर अ स्ट्रेट, इट इज वैलिड फॉर अ स्ट्रेट current carrying conductor, it is valid for a straight current carrying conductor। ये किसके लिए वैलिड होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। जब करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा अपवर्ड जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कर्ल फिंगर जो है कहाँ की ओर मुड़ रहा है, इधर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और जब करंट हमारा इनवर्ड जाएगा तो ये कहाँ की ओर मुड़ रहा है, कर्ल फिंगर इधर की ओर, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। यानी सबसे पहले आप यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखो, यानी स्टेटमेंट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रेच द राइट थंब एंड कर्ल, मुड़ने वाला, ठीक है, एंड कर्ल फिंगर which all are curl finger and right thumb are mutually perpendicular to each other and right thumb indicate the direction of current and curl finger indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या आपको बताएं कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो वैलिड है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि राइट थंब को सबसे पहले स्ट्रेच करो, राइट थंब और कर्ल फिंगर को, ठीक है, राइट थंब और कर्ल फिंगर जो होगा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। राइट थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट का, जो कि कर्ल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब इसमें समझो कि हमारा दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों हमारा स्ट्रेट है, एक में करंट जा रहा है ऊपर, एक में करंट जा रहा है ऊपर, यानी करंट जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही हमारा करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जब हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा ऐसे आ रहा है। ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, कब, जब हमारा करंट जो अपवर्ड हुआ तब, यानी हमारा जो करंट जो है वो क्या हुआ, अपवर्ड। ठीक है, सेकेंड केस हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सेकेंड केस हम लोग यहाँ पे लेंगे कि जब हमारा करंट इनवर्ड होगा, यानी जब हमारा जो करंट इनवर्ड होगा, इनवर्ड, तो कर्ल फिंगर जो मूव करेगा वो कहाँ की ओर मूव करेगा, तो इसमें कर्ल फिंगर जो हमारा मूव करेगा वो इधर की ओर करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इस केस में हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसे आपको बना लेना अगर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आएगा तब। इतना आपको लिखना होगा। देखो 10th क्लास है,
ठीक है, कहानी को शॉर्ट करने का कोशिश मत करो, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करो। आगे जब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो वहां पे तो खुद कहानी सब शॉर्ट्स में मिलेगा, वहां पे एमसीक्यू ही आता है सिर्फ। तो अभी आप चीजों को थोड़ा सा इलाबोरेट करने का सीखो। तो यहां तक जल्दी से कंप्लीट करो। फिर हम लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है, और एक पढ़ना है सोलेनॉइड। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हल्का फुल्का कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक यहाँ पे है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले आप लोग टॉपिक लगा दीजिए। टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। देखो भाई, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारा सुन लो। हम आपको एक ऐसा प्रूफ दे रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन वाला अच्छे से समझ जाओगे तो सर्कुलर आप खुद से भी कर सकते हो, इतना आपके अंदर टैलेंट तो भर ही देंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में पहले इसको आप देखने का प्रयास करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करने जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बताएंगे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बताएंगे, किसमें, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लेते हैं। हम लोग के पास एक यहाँ पे कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड को हम बीच से होल कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक मिला के सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार पहले हम लोग करंट को इधर से भेज रहे हैं, ठीक है, नीचे भेज रहे हैं। ये प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे हम लोग आमीटर को जोड़ देते हैं, आमीटर ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अभी जो करंट है वो यहाँ से जा रहा है, यानी इस केस में करंट जो आ रहा है वो अपवार्ड आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेचर, ठीक है। इस केस में जो करंट जो आ रहा है, करंट आपका जा रहा है यहाँ से आई, यहाँ पे जा रहा है करंट आई। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेन करंट इज फ्लोइंग, when current is flowing in a straight conductor in upward direction, यानी हम लोग क्या किए कि सबसे पहले करंट को फ्लो करवाएं स्ट्रेट कंडक्टर के अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हम लोग क्या किए भाई, सबसे पहले क्या किए, एक कार्डबोर्ड लिए। ये जो है वो हमारा क्या है आपका, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ये हमारा क्या है भाई, कार्डबोर्ड है। और ये वायर है और इसमें करंट अपवर्ड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस, बैटरी और ये आमीटर। तो जब हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे हम किस चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, करंट कैरिंग वायर हमारे स्ट्रेट हो गया। और जब करंट अपवर्ड जा रहा है तो जैसे ही करंट जैसे ही अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, एंटी क्लॉकवाइज बताए थे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस प्रकार से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जा रहा है वो किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। किस में जा रहा है भाई मेरे, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। अगर ये सेम कहानी को हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेम कहानी को करते हैं, सेम कहानी का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, फिर से हम लोग वही काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग होल कर रहे हैं, ठीक है। इस बार हमारा जो करंट जाएगा, इस बार जो हमारा करंट जाएगा वो डाउनवर्ड में जाएगा, यानी ये प्लस और ये क्या हो गया,
माइनस हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं आमीटर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एक रेसिस्टेंस। अब जो करंट आ रहा है वो कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। करंट कहाँ की ओर आ रहा है, अब नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा करंट जो जा रहा है, ठीक है, करंट जो यहाँ पे आ रहा है इसमें मेन वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी करंट जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। करंट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, इनवर्ड आ रहा है। हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड है। क्लियर हो गया। तो जैसे ही जब करंट इनवर्ड आया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट इनवर्ड आया तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा क्लॉकवाइज बनेगा। क्या बनेगा, हमारा क्लॉकवाइज बनेगा, यानी इस प्रकार से ये मूवमेंट होगा, इस प्रकार से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। क्लियर आप लोग को हो गया। यानी दो केस यहाँ पे अभी आपको हम बताएं, क्या बताएं कि यहाँ पे जब करंट हमारा अपवर्ड जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, और जब हमारा करंट यहाँ पे इनवर्ड आया तो जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यानी दो केस आपको यहाँ पे पता चला। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, ऑन व्हाट फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन इन ए करंट कैरिंग, इन ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर, इन ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर। यानी किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया था मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम करंट को फ्लो करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, पहला। तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 बना लो। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। जितना ज्यादा डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम, और जितना कम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा। यानी यहाँ पे आप देख रहे थे कि डिस्टेंस बहुत कम मिलते जा रहा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है। ठीक है, ये आपको 2 मिला। अब दोनों के मिलने से सबसे पहले कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, तो करंट पे डिपेंड किया और डिस्टेंस पे किया। करंट पे डायरेक्टली किया, डिस्टेंस पे इनवर्सली किया। अब हम लोग दोनों को मिलाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हम लोग दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो B प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल, इक्वल के साथ आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट I, और बाई R का मतलब डिस्टेंस होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो मेरा, R का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और जरा सोच के बताना भाई मेरे, जब इतना कॉन्सेप्ट को सीखे, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है वो एक सर्किल का क्या बन रहा है, सरकमफेरेंस बन रहा है। ये जो डिस्टेंस बन रहा है वो एक क्या बन रहा है, सर्किल का सरकमफेरेंस बन रहा है। यानी यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया वो आपका, डिस्टेंस जो हो गया वो आपका क्या बन गया, तो वो आपका सर्किल का क्या बन गया, सरकमफेरेंस बन गया। और सर्कल का सरकमफेरेंस सबको पता है 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे r के मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई r बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि किसी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, सबसे पहले किस फैक्टर पे डिपेंड किया, और मैग्नीट्यूड भी बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में क्या होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नीट्यूड का वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। B इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट का भी वैल्यू आपको यहाँ पे हम बता दे रहे भाई कि म्यू नॉट जो होता है वो परमिटिविटी है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट को हम लोग जान लेते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट के बदले लिख लो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू I
बाई 2πr, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, क्या क्या आपको हम बताने का प्रयास किए। सबसे पहले बताएं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, करंट पे, डिस्टेंस पे, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी करता है, लेकिन ये आपका दो मेन है। इसके द्वारा दोनों को मिला के फॉर्मूला बताएं। म्यू नॉट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म है जिसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, इसको हटाएंगे तो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 आएगा, आई 2πr। ठीक है, आई जो है करेंट है और आर जो है आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं भाई, हम नहीं चाहते कि आपका लास्ट टाइम में कोई भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका माइंडसेट यही है कि इसके बाद हमको मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका हर चीज कवर होते जाए। तो एक क्वेश्चन और आएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग स्टेट वायर, इन ए करंट कैरिंग स्टेट वायर, इन ए करंट कैरिंग स्टेट वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा करंट कैरिंग स्टेट वायर में। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा वो करंट कैरिंग स्टेट वायर में वो आपका हो गया कॉन्सेंट्रिक, चूड़ी जैसा, कंगन के जैसा कॉन्सेंट्रिक ये बन गया ना। तो आप याद रखना यहाँ पे उसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन बताएं, एक और क्वेश्चन अभी याद आ गया, एक और क्वेश्चन याद आ गया। टू फाइंड द डायरेक्शन, टू find the direction of magnetic field by the help of अभी बताया मैक्सवेल जी को याद करना है इसमें, ठीक है ना। बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड, ये आपके पास राइट हैंड। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगता है कब, जब करंट कैरिंग वायर हमारे स्ट्रेट हो। राइट थंब क्या बताता है, करंट, कर्ल फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब करंट हमारा स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारा करंट डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्लॉकवाइज। देखिए सेम कहानी आपको बताया कि जब करंट हमारा स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारा करंट डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। तो आपसे स्टेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो करंट और डिस्टेंस पे, करंट पे डायरेक्टली, डिस्टेंस पे इनवर्सली, दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टेट वायर में, तो B = म्यू नॉट I बाई 2πr। R का मतलब डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना रहा है, तो यहाँ पे आपका R के बदले सर्किल ऑफ सरकमफरेंस 2πr हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को हटाते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। ठीक है, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलेंगे। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, मैग्नीट्यूड भी आपको पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा कॉन्सेंट्रिक ये भी आपको पता चल गया, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग किसका स्टडी करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, अगला लिखो जल्दी से टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। देखो भाई, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग स्ट्रेट वायर में पढ़ लिए, सर्कुलर वायर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, यानी जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एकदम स्मूथली कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सीरीज है ना कि अगर आप इसको देख लेते हो तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। बस इसको एक लास्ट बार देख लो, और देखने के बाद हम बस यही बोलेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और हम आपको क्वेश्चन भी बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना बस कर लो, आपका खत्म। इसका तो चैप्टर का टेंशन पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री, ओपी रहो। ठीक है, चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर में पूरा घटना को देख लिए थे, सर्कुलर वायर में पूरे घटने को अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, ये
प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। इसको ऐसे नहीं, इसको हम लोग यहीं पे सर्कुलर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस और ये आपका क्या हो गया माइनस, ये आपका हो गया प्लस और ये आपका क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब बनाना देख रहे हैं, बनाने के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्कुलर वायर बना ही लेते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर वायर बन गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आपका ये सर्कुलर वायर बना, ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो ये आपका सर्कुलर वायर बन गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको क्या समझना है कि जब ये सर्कुलर वायर है तो देखो यहाँ पे करंट एक बार इधर आ रहा है, यहाँ पे करंट जो है आपका वो डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे करंट एक बार इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट आपका एक बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो करंट इधर आपका चारों डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। टेंजेंट के अलोंग देखोगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब डायरेक्शन में चल जा रहा है। इसके भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग मैक्सवेल राइट थंब रूल का काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये जो सर्कुलर वायर है ये आपको हम स्ट्रेट लाइन पे प्रूव कर दे रहे हैं। देखो कुछ समय के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रहा है, कुछ समय के लिए देखोगे तो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अगर आपका बन रहा है तो यहाँ पे देखो करंट जब इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, करंट जब इधर जा रहा है, करंट इधर तो ऐसे और करंट इधर, तो ये आपका क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये इधर की ओर जा रहा है। तो पहले आप इसको बना लो, ठीक है, यानी करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप करंट को इधर भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा बनेगा, ऐसा बन रहा है। अब जरा सोच के हमको बताना कि जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक जा रहे हैं वो क्लोज्ड बनते जा रहा है, और जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि ये स्ट्रेट बनते जा रहा है, एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि कैसा बनते जा रहा है स्ट्रेट बनते जा रहा है। यानी इसके सेंट्रल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर पूछेंगे वो स्ट्रेट होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर जानते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर जानते हैं, तो ये वैल्यू आपका 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीज आप यहाँ पे समझना, क्या क्या बात बोलना चाह रहे उसको पहले यहाँ पे नोट डाउन करो कि जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो हमारा करंट क्लॉकवाइज हो जा रहा है, करंट क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा जो करंट का वैल्यू क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज कि क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर नहीं निकल रहा है। ये थोड़ा सा 3D टाइप में स्ट्रक्चर है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और लगा सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू रूल, क्लॉक स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से आप इसको पता कर सकते हो। कैसे, देखो जब हम लोग इधर जा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे करंट जो है वो आपका क्या हो रहा है बाहर की ओर, और जब इधर जा रहे हैं तो करंट जो हो रहा है वो अंदर की ओर, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्क्रू लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्रू क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से इनवर्ट जा रहा है ना, ये हम लोग अंदर करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोग इनवर्ट करते जा रहे हैं अंदर को करते करते, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग करंट को इधर भेज रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा इनवर्ड होगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा, और इस केस में आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ से अंदर गए यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से अंदर गए यहाँ से बाहर निकला। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इधर तो ये यहाँ से अंदर गया, और यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये बाहर निकला। तो इसका हम लोग बात करेंगे तो ये आपका इनवर्ड होगा, ये आपका क्या होगा भाई इनवर्ड, और इसका बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई मेरे आउटवर्ड होगा, ठीक है। सिंपल सा चीज आपको हम क्या बताएं कि अगर करंट इधर गया तो इनवर्ड अंदर की ओर गया, जब करंट इधर आया तो आउटवर्ड की ओर बाहर की ओर निकले, ठीक है। और इनवर्ड में हमेशा अब बताओ जैसे ही हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पे आपको बता देते हैं। जब हम इधर हमारा करंट गया
ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम इधर की ओर गए, इधर की ओर, तो यहाँ पे हमारा देखो इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। अब जब हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ की ओर। तो यानी दो केस याद रखना कि क्लॉकवाइज जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉर्थ पोल को। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे याद रखना। दो तीन फैक्टर जो है पहले एकदम अच्छे से थोड़ा सा फ्री माइंडेड होके देखो। करंट कैरिंग वायर हमारा सर्कुलर था, यहाँ से करंट गया, सबसे पहले करंट इधर गया। अब जैसे करंट इधर गया तो हम लोग क्या किए, इधर से ये हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखें। जैसे ये इधर गया, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिखें। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जो होता है वो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जो मिलता है नॉर्थ पोल। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्लॉक स्क्यू रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, इधर हम लोग क्या जा रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं। देखो इधर हम लोग जैसे ही जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, हम लोग आउटवर्ड निकल रहे हैं। तो ये आपका सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन हो गया। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्लॉक स्क्यू रूल पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से माइंडसेट हो गया। आगे अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड the strength of magnetic field depend upon current carrying सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई R हो जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, R का मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो R टोटल सर्कुलर फेज में क्या आपका हो जाएगा, 2R। यही भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला बना सर्कुलर वायर में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R हुआ। टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो स्ट्रेट लाइन में हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो भी बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट के बदले 4 पाई इंटू I, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I बाई 2R। ये कर लोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा। अच्छा, नेचर मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपसे नेचर पूछे, ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ए सेंटर। अगर हम लोग सेंटर का बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा अलोंग द रेडियस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब टू फॉर्म अ डायामीटर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जड़ तक पहुंच के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया ये क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, नेचर हो गया, और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और आपको पता है कि क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल, इसका डायरेक्शन क्लॉक स्क्यू रूल से, और इसमें डायरेक्शन का जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन, यानी यहां पे एक लाइन और लिख दो, टू फाइंड द डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। चलो इसको पहले उतारो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में,
हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में। ये सोलेनॉइड होता क्या है? तो सोलेनॉइड का मतलब, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड, ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न लिख लेना, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on a long cylindrical hollow tube is called solenoid, ठीक है। हम आपको यहां पे क्या बताएं कि सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? तो ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped ऑन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। सबसे पहले मान लो कि आपके पास ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब है, ठीक है, आपके पास ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब है, ठीक है ना। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल आपके पास एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है। इस पे जो हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जब इसके ऊपर हम लोग wrapped करेंगे तो इसका जो शेप बनेगा, इसका जो शेप बनेगा उस शेप को हम लोग बोलते हैं हेलिकल इन शेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिकल इन शेप। और इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इसी को तो हम लोग बोल बैठेंगे, क्या बोल बैठेंगे भाई? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या? ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न, किसका? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। किस पे? तो होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। सबको क्लियर हो गया ना? सोलेनॉइड का मतलब क्या बोलोगे? ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped ऑन ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं हेलिकल इन शेप, ठीक है। चलो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बात करना है, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर, on what factor does the strength of, on what factor does the strength of magnetic field, on what factor does the strength of magnetic field due to current carrying solenoid depend upon, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। यानी आपके पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसमें किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, सबसे पहले उसके बारे में देखो। एक चीज याद करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन कोर मटेरियल, यानी कोर मटेरियल को हम लोग नेचर ऑफ द मटेरियल के भी नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग बात करेंगे ये डिपेंड करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम नंबर ऑफ टर्न रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और करंट को घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। उसके बाद एक पॉइंट बता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब यहाँ पे आप समझना कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या कि अगर आपके पास सोलेनॉइड है उसके कोर में, यानी अगर आपके पास मैग्नेट है उसका कोर मटेरियल चेंज करेंगे तो उसमें करंट का वैल्यू भी चेंज होगा। इसको हम लोग अभी आगे देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड
का फैक्टर करंट कैरिंग सोलेनॉइड में किसके चीज पे डिपेंड करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप अच्छे से लिखना पहले कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर उसको ये देना मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल और कोर मटेरियल, इसको अच्छे से लिखना। फिर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, फिर लैंग्वेज लिख के फिर ये लिख देना, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें समझते हैं कि ये कैसे इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। आइए पहले हम लोग डायग्राम बना के इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका एक सोलेनॉइड होना चाहिए, यानी हमारे पास एक होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब हो गया ये, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर को व्रैप्ड करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर यहाँ पे क्या है? व्रैप्ड है, ठीक है। ये आपका वायर हो गया, ठीक है ना। यहां से करंट जा रहा प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। ये आपका इंटरकनेक्टेड होता है, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ये आपका क्या हो गया? बैटरी। अब जब ये बैटरी हो गया तो बैटरी से क्या सप्लाइड होगा? वोल्टेज सप्लाइड होगा। अब करंट जो जाता है, चार्ज जो जाता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जबकि करंट जो जाता है वो प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ आपका करंट जाएगा, यहाँ आपका करंट आएगा। अब जरा सोच के बताना, यहाँ पे सोच के बताना कि ये एक लूप जो है वो आपका एक सर्कुलर कॉइल जैसा बन रहा है। देखो बन रहा है ना, ये एक लूप, फिर यहाँ पे आओगे एक लूप, फिर यहाँ पे आओगे एक लूप, फिर यहाँ पे आओगे एक लूप। तो ये पूरा पूरा जो बन रहा है वो सर्कुलर लूप जैसा बन रहा है। अब यहाँ पे क्या गया कि करंट देखो कैसे कैसे जा रहा है, और करंट यहाँ पे वैरी भी कर रहा है, ठीक है। करंट आपका यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे करंट आया, ठीक है, फिर यहाँ पे करंट गया, ठीक है। यानी करंट आपका ये चेंज कर रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे और फिर ये ऊपर, ठीक है। तो यहां से करंट जो आके यहाँ पे आपका निकल जाएगा। यानी आप जरा इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपसे एक ही क्वेश्चन बस इसमें पूछ सकता है, ठीक है। क्या आपको ये जो सर्कुलर कॉइल वाला हम कॉन्सेप्ट बताएं, अगर वो क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें जो चीजें बनेंगी ना, ठीक है, आपको तो ये क्लियर हो रहा है कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका नीचे आएगा, इसके द्वारा ये आपका नीचे आएगा, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका क्या आएगा? नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब ये आपको पता चला ना कि ये जो है वो लगभग नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जा रहा है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपसे पूछेगा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप पहले यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछेगा तो आप बोल देना इट बिहेव्स लाइक अ, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट्स बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की जैसा बिहेव करेगा, बहुत सिंपल। यानी अगर आपके पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है, अगर आप सोलेनॉइड में करंट को फ्लो करवाओगे तो वो किसके जैसा बिहेव करने लगता है? बार मैग्नेट के जैसा। और आपको पता है कि बार मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है? उसके पास साउथ पोल होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन बन गया ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है, सबसे पहले बताएं किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अभी आपको हम यहाँ पे बताया किस किस चीज पे डिपेंड किया है। उसके बाद डायग्राम आप ऐसा बना देना और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो बिहेव करेगा बार मैग्नेट के जैसा। तो इसके पास दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। अच्छा, उसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अभी हम बताएं क्लॉक रूल, या फिर आप इसको क्लॉक रूल से भी निकाल सकते हो या फिर आप उसको स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉक रूल और स्क्रू रूल से कैसे निकालोगे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, दो कॉन्सेप्ट से आपको ये पूरा का पूरा क्लॉक स्क्रू रूल दोनों खत्म कर देते हैं।
एक में करंट ऐसे गया, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आके करंट इसमें नीचे चल गया। यानी करंट कैसे जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ध्यान देख रहे हो तो करंट क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट आपका क्या हो गया, इसमें करंट जो है वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसमें उल्टा कर दो, ठीक है, करंट जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, करंट मान लो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट जो जा रहा है वो आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या यहां पे हो गया, करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो ही केस है आपके पास, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज में कौन सा पोल होगा, तो देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, ये कौन सा पोल आ गया, साउथ पोल आ गया ना। तो यहां पे आप क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बोलोगे भाई मेरे, यहां पे आप साउथ पोल बोल देना। यहां पे क्या बोल देना, साउथ पोल। यानी क्लॉकवाइज में अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये पूरे के पूरे साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या होता है, देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस तरीके से जा रहा है। तो ये आपका जो बन गया वो क्या बन गया, तो एंटी क्लॉकवाइज में याद कर लेना नॉर्थ पोल। बस यही आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक बस यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, कि क्लॉकवाइज में साउथ पोल और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। और इससे ज्यादा आपसे सोलेनॉइड का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बहुत अगर पूछ सकता है तो आपसे ये पूछ सकता है यूजेज ऑफ सोलेनॉइड, ये पूछ सकता है आपसे यूजेज ऑफ सोलेनॉइड। यूजेज ऑफ सोलेनॉइड आपसे पूछ सकता है, बहुत पूछेगा। तो चलो यूजेज ऑफ सोलेनॉइड देख लो। अगर आपसे वो यूजेज ऑफ सोलेनॉइड पूछता है तो सोलेनॉइड का दो ही यूज है। ये बिहेव किया किसके जैसा, जब इस पे करंट सप्लाई करोगे तो बिहेव किया बार मैग्नेट के जैसा। तो देखो जब वेन, देखो इसका 2 पॉइंट लिख लेना, वेन द कोर मटेरियल, वेन द कोर मटेरियल of a bar magnet is made up of soft iron, जब इसका कोर मटेरियल यानी बार मैग्नेट का जो सबसे कोना वाला मटेरियल होता है वो अगर बना हुआ है किसका, सॉफ्ट आयरन का, यानी when the core material of a bar magnet is made up of soft iron, in this case when current is passed, it is magnetized, and when the current is off, it is demagnetized। बस इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपके पास टॉपिक है, बस यही होता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास बार मैग्नेट है, उसका जो कोर मटेरियल है, अगर वो कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन का बना है और उसमें करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आएगा। और जब करंट ऑफ करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज होगा, यानी करंट गया तो मैग्नेटाइज और करंट हटा तो डीमैग्नेटाइज हुआ। इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड में पूछ सकता है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो वो डेंटिस्ट लोग भी करता है या फिर बहुत सारे सर्जरी में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्रेन जो होता है, हैवी वेटेज बॉडी को जो लिफ्ट करता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग सेकेंड पॉइंट बोलेंगे तो सेकेंड पॉइंट आपको पता है, ठीक है। जब हमारा कोर मटेरियल बार मैग्नेट का सॉफ्ट आयरन के बदले हार्ड स्टील का बना होगा, ठीक है, हार्ड स्टील का बना होगा, और उस केस में करंट जाएगा तो वो मैग्नेटाइज होगा।
और करंट ऑफ होगा तो भी वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। इसका मतलब कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। बस यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और इसमें देखो 2-3 पॉइंट है जो आपको समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यहाँ पे टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्पोरेरी मैग्नेट के भी नाम से समझ सकते हैं, टेम्पोरेरी मैग्नेट के भी नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे, सेकेंड पॉइंट अगर लिखने के लिए दे दे यूजेज, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, व्हेन द कोर मटेरियल, ये तो एकदम सिंपल है ना कि व्हेन द, सेम कहानी लिख दो, व्हेन द कोर मटेरियल ऑफ ए बार मैग्नेट is made up of hard steel, in this case when current is passed it is magnetized, and when current is off it is also be magnetized, so it is called permanent मैग्नेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो गया। तो आपको 2 केस यहाँ पे याद करना है कि बार मैग्नेट का कोर मटेरियल अगर सॉफ्ट आयरन का बना है तो करंट जाएगा तो मैग्नेटाइज, और करंट हटेगा तो डीमैग्नेटाइज। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट के भी नाम से जानेंगे। दूसरा को क्या बताएं कि अगर कोर मटेरियल जो है वो हार्ड स्टील का बना है तो करंट जाएगा तो मैग्नेटाइज होगा, और करंट हटेगा तो भी मैग्नेटाइज होगा। तो दोनों में एक इंपॉर्टेंट केस याद रखना है आपको। कौन सा केस याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा, ठीक है ना। जबकि अगर परमानेंट मैग्नेट होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, यानी हाईली कह सकते हो, ठीक है, हाईली जो होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इसका यूज तो आपको बता ही दिए, इसका यूज आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है, ठीक है, इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, ठीक है। वो आपका क्या है, व्हाट इज दी, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ force experienced by a charge particle present या placed in a magnetic field। बस एक ये भी आप याद रखना, यानी क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कब, जब चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड किया जा रहा है किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लिख लेना, F इज इक्वल टू BIL होता है, F इज इक्वल टू BIL होता है, जहां पे ये F जो है वो आपका लॉरेंज, ये आपका कौन सा फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है, ये आपका कौन सा फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एक और आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम लोग ओम्स लॉ का बात करेंगे तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR होता है। तो जब I करोगे तो इसके बगल वाली सौता नीचे आएगी, V जाएगा ऊपर, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। तो जब I इक्वल टू V बाई R हुआ तो यहाँ पे प्लेस्ड करो, यहाँ पे अगर प्लेस्ड करोगे तो F इज इक्वल टू B, और I के बदले क्या हो गया, V बाई R, ठीक है, और इनटू L हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है,
यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो इसका 2-3 फॉर्मूला होता है, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक BQ-V के भी रूप में होता है, ठीक है, वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। एक सिंपली आपको क्या बताएं, F इज इक्वल टू BIL, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लो। और दूसरा V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R होता है। V का मतलब क्या पता है, V का मतलब यहाँ पे वोल्टेज, R का मतलब क्या है यहाँ पे रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग I के बदले प्लेस किए, तो I के बदले V/R प्लेस किए और यहाँ पे L हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है, चलो नहीं ये तो काफी है, इतना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, एक और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इसमें अगर डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो हम लोग किस रूल का स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है, अगर हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट का डायरेक्शन अगर फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक क्लास टॉपिक बस इसको देख लिया जाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखिए सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग देखते हैं, बस ये इसलिए बताया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या बताया आपको, टॉपिक है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा चीज, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, ठीक है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करना है कि लेफ्ट थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और ये जो थंब हो वो फोर्स बताता है, ठीक है, और फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है और मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट का डायरेक्शन के बारे में बताता है। बस इतना ही, ठीक है, क्लियर आप लोग को हो गया। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट thumb, comma first finger and second finger, which all are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. Left thumb indicate the direction of force or motion. First finger indicate the direction of magnetic field and second finger indicate the direction of current। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर एग्जाम में आएगा तो कोशिश करना डायग्राम भी क्या कर ले, बना ले, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एक पोर्शन आपका बच गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिकल सर्किट जो है, ठीक है, वो मेन टॉपिक है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग ये पूरा कंप्लीट सेशन मैग्नेटिक फील्ड का हो चुका है, हम लोग एक सेशन और लेंगे, वो शॉर्ट सेशन ही होगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वायरिंग, अर्थिंग, ये सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, वो हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस कंप्लीट नोट्स को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इजी वे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।